गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजुअल ऑल्सो। तो हम लोगों ने बायो पढ़ना स्टार्ट किया था और बायो पढ़ने में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जो हमारा साइंस का जो जनरल साइंस का जो टॉपिक है वह प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ पोर्शंस हम लोग पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और कुछ बायो में भी हम लोग टॉपिक्स देखेंगे जहाँ पे मेंस का रेलेवेंस होगा। वहाँ पे मैं आपको पहले से बता दूंगा कि ये जो टॉपिक है वो मेंस के लिए रेलेवेंट है। हमें जनरल साइंस से रिलेटेड भी जब हम लोग डिजीजेज पढ़ेंगे, डिजीजेज यानी कि जो हम बीमारियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो बायो में हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसका रेलेवेंस आपके मेंस एग्जाम में भी रहता है, लगातार बना रहता है। तो उस टॉपिक को भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में भी हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो मेंस से रिलेवेंट हो। प्रीलिम्स में केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, नहीं आते हैं। कुल मिलाकर आप बोलो तो अगर 10 साल में एक क्वेश्चन आए तो उसको बोला जाता है कि नहीं आते हैं। बायो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायो में ज़्यादातर चीज़ें आती हैं और फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, एक दो क्वेश्चन करके वो पूछते हैं। जहाँ पे मेंस का रेलेवेंट होगा, जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मेंस में रेलेवेंट है या नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि मेंस का जहाँ पे रेलेवेंस होगा वहाँ पे मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। जहाँ पे प्रीलिम्स का रेलेवेंस है वहाँ मैं बताते चल रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन जो आप लोग की तरफ से पिछले सेशंस में भी आते रहे हैं कि बुक कौन सा पढ़े, इसको लेकर कौन सा बुक पढ़ना होगा, क्या हमें 11th 12th की बुक पढ़नी होगी। तो देखो, 11th 12th की बुक आपको बायो के हिसाब से नहीं पढ़नी है, क्योंकि 11th 12th स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें हमें कुछ विशेष चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और आप यूपीएससी के एग्जाम को समझने की कोशिश करो। यूपीएससी सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहेगी। जैसे मान लो कुछ लोगों ने बायो से पढ़ा हो, कुछ लोगों ने मैथ से पढ़ा हो, कुछ लोगों ने आर्ट्स से पढ़ा हो, कुछ ने कॉमर्स से पढ़ा हो। तो अगर सभी से बायो के डीपर या कोर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने लगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा और इसकी कोई इतनी रेलेवेंस भी नहीं है। मान लो जैसे अगर मैं बात करूं कि लेट अस से बायो में सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जो कोशिका विभाजन की प्रोसेस होती है, माइटोसिस, मियोसिस एक्सेट्रा। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, उनको पढ़ना उनके लिए ज़रूरी है जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी का सब्जेक्ट जिन्हें आगे पढ़ना है, या मान लो किसी ने ऑप्शनल लिया है तो उनके लिए भी ज़रूरत हो सकती है। बट सेल डिवीजन है वो आपके लिए प्रीलिम्स के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए उन चीज़ों को हम लोग साइड करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने मानव शरीर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। मानव शरीर के बारे में जब हम लोगों ने बात की तो सबसे पहले टॉपिक आया ब्लड या परिसंचरण तंत्र का। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो परिसंचरण तंत्र है, इसकी सबसे पहले बात हम लोगों ने स्टार्ट की। अब ये परिसंचरण तंत्र में हमने देखा कि अलग अलग जो अंग हैं या उत्तक हैं वह इसमें मौजूद हैं, अलग अलग अंग या उत्तक इसमें मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग उस उत्तक को या उसमें बात कर रहे थे तो हम लोगों ने सबसे पहले जो रक्त के प्रवाह के लिए जो माध्यम है, जिनको हम रक्त वाहिकाएं बोलते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उनसे स्टार्ट की थी। रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। एक है धमनियां, जो हार्ट से जब ब्लड को पंप किया जाता है, यानी कि हृदय से जब पंप किया हुआ ब्लड आता है तो वह धमनियों से होकर गुजरता है। धमनियां जो हैं उन्हीं में से निकलती है रक्त केशिकाएं जो हैं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं वह धमनियों में से ही निकलती है। ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं वहां से निकलती हैं। और इसके बाद आता है कि यही रक्त केशिकाएं आपस में मिलकर शिरा का निर्माण करती हैं, जो वेन्स हैं उनका निर्माण करती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमने यहां पे कल देखी थी। 3 चीजें हम लोगों ने कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मौजूद है रक्त वाहिकाएं,
रक्त वाहिकाएं, इसमें हमने देखा था 3 पार्ट। पहला तो हमने देखा था कि धमनियां होती हैं, यानी कि आर्टरीज होती है। फिर हमने देखा कि शिरा होती है और साथ में रक्त केशिकाएं जो हैं वह भी मौजूद हैं। रक्त केशिकाएं, यह भी रक्त केशिका जो है, ब्लड कैपिलरी जो है, यह भी मौजूद है। तो ये 3 डायमेंशन हम लोगों ने देखे थे कि यह तीनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब के आकार की एक पाइपलाइन है जिससे होकर रक्त का प्रवाह होता है। तो ये तीनों पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर हम लोग इसमें अब आगे एक पूरे इस परिसंचरण तंत्र को अगर हम लोग देखें, पूरे परिसंचरण तंत्र को देखें, तो आखिर इसका काम क्या होता है, इसका रोल क्या है, इस परिसंचरण तंत्र का काम क्या है, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसका काम क्या है, इसको देखते हैं। परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या है या जो भूमिका है, जो इसकी भूमिका है वह क्या है, यह हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसका रोल क्या है, ठीक है। अगर हम लोग इस परिसंचरण तंत्र की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर में हर एक चीज जो आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि हमारे शरीर के अंदर में हमारी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कुछ पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। हमारी जो कोशिका है, मान लेते हैं कि हमारे स्किन की कोशिका है, या हमारे हार्ट की कोशिका है, हमारे ब्रेन की कोशिका है, हमारा हर एक पार्ट, हर एक जो हमारा पूरा एक तरीके से शरीर है, उसमें जो भी कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में हमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। आप खाना क्यों खाते हो? जब भी आप खाना खाते हो तो खाना वो इसलिए खाते हो क्योंकि हमारे शरीर को पोषक तत्वों मिले। अगर यह पोषक तत्व मिलता है तो यही पोषक तत्व हमारे शरीर के हर एक कोशिका के पास पहुंचता है। अब इस कोशिका तक पहुंचाने का काम किसका है? इस कोशिका तक पहुंचाने का काम है परिसंचरण तंत्र का, यानी कि हमारे परिसंचरण तंत्र में मौजूद रक्त का। तो सबसे पहला इसका एक कार्य आप देख सकते हो कि पोषक तत्वों का एक परिसंचरण ही लिख सकते हैं, परिसंचरण या स्थानांतरण, जो भी आप लिखना चाहो इसको आप लिख सकते हो। पोषक तत्वों का जो आदान प्रदान होगा, पोषक तत्वों को जो पहुंचाया जाएगा या उसका जो सर्कुलेशन होगा, वह किसके माध्यम से होगा? परिसंचरण का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो इनका जो सर्कुलेशन है या इनको पूरे बॉडी में जो फैलाया जा रहा है वो किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से या इसके माध्यम से। देन साथ में हमने देखा कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना या वहां से लेकर वापस आना, यहां से लेकर फेफड़े तक, तो मान लो जैसे ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना हुआ, या कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से निकालकर हमारे फेफड़ों तक लेकर जाने की जो प्रक्रिया है या लेकर जाने का जो माध्यम है, वह बनता है हमारा परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में बहुत सारे जो एंजाइम्स होंगे, उन एंजाइम्स का जो आदान प्रदान है वह भी इसी के माध्यम से होगा। जो मान लेते हैं कि हमारे शरीर के द्वारा बहुत सारे हार्मोन जो निकाले जाते हैं, हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो उन हार्मोन्स का या एंजाइम्स का जो आदान प्रदान है, जो ट्रांसफर है, वह भी किसके माध्यम से होगा? ब्लड के माध्यम से। हाँ, कुछ एंजाइम्स डायरेक्टली उनका एक पाइपलाइन बना होता है, उनका डक्ट बना होता है, उससे होकर जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ब्लड के माध्यम से ही जाते हैं। तो इसमें हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि जो एंजाइम्स या हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम का आदान प्रदान,
एंजाइम का आदान प्रदान, ठीक है, यह भी इसके माध्यम से होता है। ब्लड का एक बहुत ही बड़ा रोल क्या है कि पूरे शरीर के अंदर में तापमान का विनिमयन, जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, यह टेम्परेचर रेगुलेशन भी ब्लड के माध्यम से या रक्त के माध्यम से होता है। तो ताप विनियमन जो है यह भी ब्लड की यानी कि रक्त की एक कार्य में आता है या इसकी एक भूमिका में होता है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो जब भी लेटेस्ट से एग्जांपल कि कभी कोई किसी इन्फेक्शन से, किसी भी ऐसे संक्रमण से जूझ रहा हो, तो आपको देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति में फीवर, जो बुखार है, वो आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो बुखार आ जाता है। तो इस बुखार के आने के पीछे की वजह क्या है? शरीर अपने तापमान को बढ़ा रहा है, शरीर अपने तापमान को बढ़ा रहा है। और इस तापमान को पूरे शरीर में बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे हीट किया जाएगा? तो ये जो हीट जो ट्रांसफर होगा, ये जो तापमान जो ट्रांसफर होगा, वह ताप भी किसके द्वारा होगा? ब्लड के द्वारा होगा, रक्त के द्वारा होगा। तो ताप विनिमयन, ताप विनिमयन, ताप विनिमयन यह भी हमारा यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन, यह भी हमारा किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। तो रक्त इसका भी ट्रांसफर करेगा, इसको भी रेगुलेट करेगा कि कितना टेम्परेचर होगा हमारे बॉडी का, कितना नहीं होगा। तो ये सभी काम हम परिसंचरण तंत्र के रूप में देख सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र के माध्यम से यह सारे कार्य हो पाते हैं। और इसमें ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी भूमिका आएगी वह आएगी रक्त की या ब्लड की। हम बहुत ज्यादा एक फोकस करते हैं कि हार्ट को लेकर, हृदय को लेकर, कि हृदय का बहुत बड़ा रोल है। बट हार्ट के साथ साथ आप देखोगे कि ब्लड का उतना ही बड़ा रोल है हमारे बॉडी के अंदर में। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, शरीर के अनेक हिस्सों तक पहुंचने में उसकी मदद करना। बट जो बाकी जो ट्रांसफर चीजें हैं, बाकी जितना भी आदान प्रदान होगा, वह ब्लड के माध्यम से होता है। इस चीज को यहां पे समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बट हार्ट के साथ साथ हमें यह समझना है कि जो ब्लड है, जो रक्त है, उसी के लिए तो हार्ट है मौजूद हमारे शरीर में। हमारे शरीर में हार्ट मौजूद है क्योंकि ब्लड को उसे अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना है। हार्ट की वजह से हम जिंदा नहीं रहते, या हार्ट की वजह से ही हमारे सारे काम नहीं होते। हार्ट के कारण यानी कि हृदय के कारण ब्लड पहुंचता है और ब्लड के माध्यम से फिर बाकी सारी चीजें हो पाती हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सभी काम रक्त के माध्यम से पूर्ण हो पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके आगे कि अगर जैसे हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त में हमारे पास क्या क्या है? कि ब्लड में अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 3 अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे तो 4 पार्ट है, बट इसके लिए हम बात करते हैं कि क्या क्या पार्ट है हमारे पास। ठीक है, देखो अगर हम इसमें रक्त में बात करें तो हमारे पास एक होती है लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिका। दूसरी जो है वो है श्वेत रक्त कोशिका। तीसरा हमारा पार्ट इसमें आता है वो है प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट। और चौथा पार्ट है वो है प्लाज्मा। तो हमारे पास 4 अलग अलग पार्ट हो गए। एक हो गया हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा हो गया हमारा व्हाइट ब्लड सेल। तीसरा हो गया हमारा प्लेटलेट। और चौथा हो गया प्लाज्मा। तो आखिर ये है क्या, इनका काम क्या है, इसको हम लोग एक बार देखने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लाज्मा की।
कि आखिर ये प्लाज्मा है क्या और इसका काम क्या है। हमारे ब्लड का, हमारे रक्त का जो 55% हिस्सा है वह लगभग हमारा मौजूद होता है प्लाज्मा के रूप में। क्या रक्त का 55%, रक्त का 55% हिस्सा, रक्त का जो 55% हिस्सा है वह हमारा प्लाज्मा के रूप में मौजूद होता है। और इसका काम क्या है? देखो, ब्लड के बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लाल रक्त कोशिका हो, प्लेटलेट हो, या फिर जो श्वेत रक्त कोशिका हो, इन सभी को एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान करने का या इन सभी को स्थानांतरित करने का, इन सभी को स्थानांतरित करने का जो काम है वह किया जाता है इस प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो ब्लड के यानी कि रक्त कोशिकाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, दूसरे स्थान ले जाना, ये जो हमारा प्लाज्मा है यह एक तरल पदार्थ होता है। यह एक तरल पदार्थ है, ज्यादातर जो हिस्सा है वह पानी है। ठीक है, तो यह बेसिकली एक तरल माध्यम है। यह जो है वह एक तरल माध्यम है। तो शरीर के अंदर में जो बाकी कोशिकाएं हैं, चाहे वो श्वेत रक्त कोशिका हो, लाल रक्त कोशिका हो, प्लेटलेट्स हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का जो काम है वह काम करता है कौन? वह काम करता है प्लाज्मा। तो ये इनेबलिंग मीडियम है, यही वह माध्यम है जिसके द्वारा ये सभी काम हो पाते हैं, सभी काम इसको पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, अब देखो, ये तो एक पार्ट हो गया। अब आते हैं इन तीनों के रोल पे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को लेकर। तो अगर हम लोग रेड ब्लड सेल की बात करें, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका 41% हिस्सा रक्त का आरबीसी होता है। ठीक है, और बाकी जो 2-4% बचे उसमें प्लेटलेट और श्वेत रक्त कोशिकाएं सभी आ जाती हैं। 1% में आएगा आपका, 1 से 2% में आता है आपका श्वेत रक्त कोशिका, और बाकी जो 1-2% है वो प्लेटलेट आता है। तो प्लेटलेट और श्वेत रक्त कोशिका की मात्रा बहुत ही कम होती है। प्लेटलेट्स और श्वेत रक्त कोशिका की यानी कि व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट की जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में बहुत ही कम होती है। दो चीज मेन होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका। यह हमारे शरीर के ब्लड का लगभग 40-41% हिस्सा आता है। क्या? अब चलिए, अब इसमें हम लोग बात करते हैं लाल रक्त कोशिका की कि इसका काम क्या है, मेन काम इसका क्या है। इसका एक मेन काम है और वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मदद करता है। मदद करता है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारा आरबीसी है, ये जो हमारा रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसका मेन काम है कि हमारे शरीर के अंदर में जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है, जो आदान प्रदान है, वह इसी के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन जैसे ही हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, फेफड़ों में रक्त केशिकाएं मौजूद होती हैं। फेफड़ों में हमें एक बाद में जब हम फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे एक एल्वियोलाई करके एक छोटा सा कोशिका होता है। उस एल्वियोलाई कोशिका में जो हमारी रक्त केशिकाएं हैं वह उनसे जुड़ी होती है। तो रक्त केशिकाएं और एल्वियोलाई के बीच में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और इस ऑक्सीजन के आदान प्रदान से फिर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ गया। ब्लड के माध्यम से यही ऑक्सीजन हमारे हर एक कोशिका के पास पहुंचेगा।
रक्त के माध्यम से हमारी हर एक कोशिका के पास पहुंचेगा और कोशिका इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने लिए ऊर्जा बनाती है। हर एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके लिए उसको पोषक तत्व चाहिए और उसके लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। पोषक तत्वों के आदान प्रदान में भी प्लाज्मा अपनी भूमिका निभाएगा और प्लाज्मा जो है वो पोषक तत्वों के आदान प्रदान में अपनी भूमिका निभाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसमें जो हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कोशिका में जो हीमोग्लोबिन है, वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा और जैसे ही यह ऑक्सीजन पहुंच गया कोशिका के पास, कोशिका अपना ऊर्जा तैयार कर सकता है। तो ये यहां पे इसका मेन रोल होता है आरबीसी का, और इधर हमने देखा प्लाज्मा का। प्लाज्मा इन सभी को लेके जाता है। प्लाज्मा जो है वह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इन सभी को लेके जाएगा और उसी में से जो आरबीसी है वह ऑक्सीजन को भी लेके चल रहा है। तो ये तो दो पार्ट हो गए। अब आते हैं हम लोग इन दोनों पे, और इन दोनों में सबसे पहला काम करते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका। अब ये श्वेत रक्त कोशिका का अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में 1 से 2 फीसदी रक्त का हिस्सा, यह सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर के रक्त का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा होता है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है एक प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना। रोग प्रतिरोध क्षमता को, कोई भी बीमारी होती है तो उसके प्रति एक प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना, एक इम्यूनिटी को विकसित करना, प्रतिरोध क्षमता के लिए यह जिम्मेदार होता है। प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वह इस पे डिपेंड करती है। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वह इस पे डिपेंड करती है। और इस श्वेत रक्त कोशिका का हम ब्रॉडर बोल रहे हैं कि श्वेत रक्त कोशिका होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं में भी कुछ प्रकार होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं की भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होता है टी सेल, टी कोशिका, और एक है बी सेल, टी सेल और बी सेल, बी कोशिका। दो अलग अलग प्रकार की कोशिका है, एक का नाम है टी सेल, दूसरे का नाम है बी सेल। अब इनका काम क्या है इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, बट इसको याद करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक टर्म आएगा आपके सामने बार बार और उसका नाम होगा एंटीजन। एक आएगा एंटीजन और एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम होगा एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, यह दो चीज आपके सामने बार बार सुनने को आएगा। एक है एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या? यह दोनों बेसिकली प्रोटीन ही हैं। यह दोनों जो है वह प्रोटीन है। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। यानी अगर मान लो कोई X नाम का एंटीजन है, मान लेते हैं ये X नाम का एंटीजन है, और दूसरा Y नाम का एंटीबॉडी है, तो X और Y की क्षमता होती है कि यह एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, एक दूसरे को नष्ट कर दे, या एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यह होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का रिलेशन। कि मान लेते हैं अगर X एंटीजन है तो उसके लिए एक प्रीडेटर होगा या उसके अपोजिट एक प्रोटीन होगा जो इसको नष्ट कर देगा, और वह कहलाएगा एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, यह नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। याद रखना, यह दोनों एक प्रकार के प्रोटीन हैं। यह दोनों एक प्रकार के प्रोटीन हैं और यह दोनों एक प्रकार के प्रोटीन हैं। और यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है कि एंटीजन अगर एक चीज को सपोर्ट कर रहा है तो एंटीबॉडी जस्ट उसके अपोजिट होगा। WBC 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, न्यूट्रोफिल भी होता है, न्यूट्रोफिल भी होता है जो बीमारियों से प्रतिरोध क्षमता विकसित करने में मदद करता है। न्यूट्रोफिल भी होता है, टी सेल भी होता है, बी सेल भी होता है। ठीक है, चलिए,
तो अगर हम लोग देखें टी कोशिका और बी कोशिका, इसको हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनका काम आपको बार बार आएगा। न्यूट्रोफिल ऑफ कोर्स हमारे डब्ल्यूबीसी में होता है, बट न्यूट्रोफिल से ज्यादा रेलेवेंट और ज्यादा जो काम की चीज हमारे बॉडी में है वो है टी सेल और बी सेल। और ये टी सेल और बी सेल पढ़ाने का लक्ष्य क्या है कि इसी को लेकर आपको इवन बायोटेक्नोलॉजी में भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी और करंट अफेयर्स में भी इनको लेकर चीजें आएंगी। ठीक है, तो चलिए टी कोशिका के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनको टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट भी बोल देते हैं, तो उसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, इसको टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। बेसिकली डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट बोल दिया जाता है, तो इसी के लिए। ठीक है, आते हैं अब टी कोशिका पे और बी कोशिका पे कि आखिर इनका काम क्या है, इसको देखते हैं। देखो, हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिका है, इसका काम है एक प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना, और उसमें टी सेल और बी सेल का क्या काम है, इसको देखते हैं। यह जो है वह एंटीबॉडी बनाता है। यह जो हमारी कोशिका है वह एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी बनाने का काम। ठीक है, जो बी सेल है उसमें आप याद रखना, बी सेल जो है उसमें आप याद रखना कि बी सेल कोई बॉडी का निर्माण करती है, कोई बॉडी का निर्माण करती है, और किस प्रकार की बॉडी का? एंटीबॉडी का। तो बी सेल एक एंटीबॉडी का निर्माण करती है कि मान लो शरीर के अंदर में कोई बैक्टीरिया आ गया, शरीर के अंदर में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई इन्फेक्शन लग गया, तो इस इन्फेक्शन से अगर हमें लड़ना है तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे शरीर में मौजूद जो श्वेत रक्त कोशिका है वह एंटीबॉडी बनाएगी, वह एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी बनाएगी जो जाकर उस बैक्टीरिया से फाइट करेगा, जो जाकर उस बैक्टीरिया का मुकाबला करेगा, उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है। और वहीं पे अगर हम टी सेल की बात करें कि टी सेल का काम क्या है, टी सेल में आप याद रखना कि टी सेल को आप दो चीजों से याद रखना, एक है टारगेट और एक है ट्रिगर। दो चीजों को टी सेल में याद रखना, टारगेट और ट्रिगर। टारगेट का मतलब यह कि यह खराब कोशिकाओं को, यह खराब या नुकसानदेह कोशिका को खत्म करेगा। तो सबसे पहली बात यह होती है कि ये क्या करेगा कि खराब या नुकसानदेह कोशिका को खत्म करेगा, खराब या नुकसानदेह कोशिका को खत्म करेगा। और एक और काम साथ में करेगा, एक और काम क्या है कि यह बी सेल को, बी कोशिका को सक्रिय करेगा, सक्रिय करेगा। कि मान लो भाई बी कोशिका जो है वो आराम से बैठी हुई, बी कोशिका ने अगर एंटीबॉडी नहीं बनाई है तो यह बी कोशिका को ट्रिगर करेगा, यानी कि उसको एक्टिवेट करेगा कि भाई तुम सक्रिय हो जाओ, तुम्हारा काम है एंटीबॉडी बनाना। ठीक है, इसका काम है एंटीबॉडी बनाना, तो तुम सक्रिय हो जाओ और अपना काम करना स्टार्ट कर दो। टी सेल एक तो टारगेट करेगा, टारगेट करके जो नुकसानदेह कोशिका है उसको खत्म करता जाएगा। दूसरी चीज, जो हमारा जो पार्ट है बी सेल, उसको एक्टिवेट करेगा, उसको चालू करेगा कि भाई तुम एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करो, तुम एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करो, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो श्वेत रक्त कोशिका है वह 1-2% हिस्सा है रक्त का। हमारे शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता है उसका यह हिस्सा है। इसमें मुख्यतः टी सेल और बी सेल, यानी कि टी कोशिका और बी कोशिका मौजूद होती है। बी कोशिका का काम क्या है? बी कोशिका का काम है एंटीबॉडी बनाने का, यह एंटीबॉडी बनाएगा।
और वहीं पे जो हमारी टी कोशिका है, सबसे पहले वो खराब या नुकसानदेह कोशिका को खत्म करेगा, दूसरी ओर जो बी कोशिका है उसको सक्रिय करेगा कि भाई तुम अपना काम करना स्टार्ट करो। अगर कोई इन्फेक्शन आया है, कोई संक्रमण आया है, तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाओ, एक एंटीबॉडी बनाओ जो जाके उस बैक्टीरिया को खत्म करे। ठीक है, उस बैक्टीरिया को खत्म करे, यह इसका मेन काम होता है। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजेन जो है वह दोनों प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन एक केमिकल है जो अमीनो एसिड से बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन बेसिकली एक केमिकल होता है जो हमारे शरीर के अंदर में मौजूद होता है। तो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें इसका एक मेजर रोल होता है। क्लियर? चलिए, तो ये तो हमारा काम हो गया श्वेत रक्त कोशिका का। श्वेत रक्त कोशिका के साथ साथ हमने एक और चीज का नाम देखा था, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट, तो इस प्लेटलेट का काम क्या है? प्लेटलेट जो है वह किसी भी शरीर के अंदर में रक्त स्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। बट आखिर यह प्लेटलेट है क्या? क्या हम इसको कोशिका बोलते हैं? क्या हम इसको एक कोशिका के रूप में जानते हैं? तो कोशिका जो है हमारी व्हाइट ब्लड सेल को लिखा गया कि यह कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका। अगर हम लोगों ने देखा लाल रक्त कोशिका, लेकिन प्लेटलेट्स में हमने कोशिका नहीं लिखा है। प्लेटलेट्स जो है ये हमारा प्लेटलेट्स एक कोशिकाओं के विखंडित भाग हैं। कोशिकाओं के विखंडित भाग, कोशिकाओं के विखंडित भाग हैं। क्या? कोशिकाओं के विखंडित भाग हैं, यानी कि यह कंप्लीट कोशिका नहीं है। यह कंप्लीट कोशिका नहीं है, यह कंप्लीट कोशिका नहीं है। कोशिकाओं के विखंडित भाग हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पूरी तरीके से कोशिका नहीं है। और यह जो कोशिका है इसका काम क्या होता है? इस कोशिकाओं में अगर हम लोग देखें तो इसका काम होता है कि रक्त के स्राव को रोकना, रक्त स्राव को रोकना। कि अगर मान लो कहीं पे भी रक्त स्राव हो रहा है, कहीं पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे भी खून बह रहा है, कहीं पे मान लेते हैं कि जो शिरा है, जो नस भी बोल देते हैं कई बार जिसको, या फिर जो हमारी धमनी है, आर्टरी है, या फिर कभी जो कैपिलरीज हैं, कभी कैपिलरीज जो हैं, यह अगर कहीं पे अगर मान लो डैमेज हो चुकी है, कहीं पे अगर नष्ट हो चुकी हैं, तो उस जगह पे रक्त का स्राव होना स्टार्ट होगा। क्या? रक्त स्राव जो है वह स्टार्ट होगा। और फिर इसको रोकने में काम कौन करेगा? इसको रोकने का काम करेगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यहां पे रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। रक्त थक्का बनाने का काम करता है। ये जो रक्त थक्का है उसको ना फिब्रीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिब्रीन। ठीक है, इसको फिब्रीन बोलते हैं, बनाने का काम। ठीक है, तो एक फिब्रीन बनाने का या एक लेयर बनाने का, जो हमारा जो रक्त है वह जम जाता है वहां पे, जिससे कि जो बाकी जो तरल पदार्थ है वो बाहर ना निकले, बाकी जो रक्त है वो बाहर की ओर ना निकले। तो ये रक्त स्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाने का काम यहां पे होता है प्लेटलेट्स के माध्यम से। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होगा कि मान लो कहीं पे कैपिलरी जो है, जैसे मान लो कि यह कैपिलरी है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि कोई हमारे शिरा है और ये डैमेज हो गए, तो ये जो प्लेटलेट है ये यहां पे जाके जमा हो जाएंगे। ये जो प्लेटलेट है ये यहां पे जाकर जमा हो जाएंगी और यहां पे एक लेयर बना देंगी, एक सेमी लिक्विड टाइप से, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा सॉलिड टाइप से एक ठोस परत वहां पर जमा देती है। और उस ठोस परत का एक परत का निर्माण होता है, परत का निर्माण। और परत का निर्माण जो है, ये परत जो है उसको बोला जाता है फिब्रीन।
इस परत को बोलते हैं फिब्रीन, इसको बोलते हैं फिब्रीन। तो इस फिब्रीन का यहां पे निर्माण कर दिया जाता है, फिब्रीन का यहां पे निर्माण कर दिया जाता है, और इसके कारण फिर यहां से रक्त का बाहर निकलना रुक जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्लेटलेट का काम हुआ कि रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। हेपरीन की मदद से ब्लड कोगुलेट, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन लिखिएगा। एंटीजन को एंटीबॉडी खत्म कर देंगे तो कैसे खत्म करेंगे? एक बात बताओ, एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करता है? एक केमिकल जो है वो दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है ना, नया कंपाउंड बना देगा। तो क्या शुगर पेशेंट्स को प्लेटलेट्स की कमी होती है? देखो, नहीं 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 नहीं, जो बीमारियां हैं उनका इंडिविजुअल अपना अपना कारण होता है। सबसे पहली बात यह कि डायबिटीज एक टाइप की नहीं होती, डायबिटीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, और किस डायबिटीज में कौन से चैलेंज है वो देखना पड़ता है। ठीक है, बॉडी ब्लड के साथ जो तरल पदार्थ निकलता है, जो तरल पदार्थ है ना, उसमें आपको आरबीसी भी होगा, उसमें आपको प्लाज्मा भी होगा, श्वेत रक्त कोशिका होगा, सभी चीजें मौजूद होंगी। हाँ, पंछा भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? देखो, इनका निर्माण जो है, इनका जो निर्माण है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जो निर्माण है वो हमारी ये जो ब्लड है, जो रक्त है, उसी के अंदर होता है। या फिर अगर उनका जो ब्लड सॉरी जो बोन मैरो है, उसमें हमने एक सेल के बारे में पढ़ा था, एक कोशिका के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था हेमेटोपोइटिक कोशिका, तो वहां से भी उसका निर्माण होता है। एक बार केजेस यूजर अपना क्वेश्चन एक बार फिर से पोस्ट कर दीजिए। ब्लड को हार्ट फ्लो करता है जब हार्ट, क्वेश्चन आपका ऊपर चला गया। प्लेटलेट शरीर के लिए सही है या नहीं? बिल्कुल जरूरत है प्लेटलेट की। अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा हो तो भी दिक्कत है, कम हो तो भी जरूरत है। नॉर्मल एक लेवल होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास का। एंटीबॉडी का नहीं नहीं, एंटीबॉडी हमेशा बॉडी में बनती रहती है, ऐसा नहीं कि हेपरीन एंटीकोगुलेंट होता है। हाँ भाई, होता है। नहीं, फिब्रीन जो है वो फिर से लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएगा, फिब्रीन जो है वो नहीं होगा। प्लेटलेट काम कैसे करता है मैंने अभी बताया। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके, तो ये हमारे ब्लड के पार्ट हो गए, ये हमारे ब्लड के वो पार्ट हो गए। प्लेटलेट्स को मैंने आपको बताया, प्लेटलेट्स का जो काम है हमारे शरीर के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में अगर कहीं पे भी हमें देखने को मिला कि रक्त धमनियां या रक्त वाहिकाओं में से कोई भी अगर डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर वहां पे प्लेटलेट्स ब्लड के प्रवाह को रोकती है, रक्तस्राव को रोकने का काम करती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड ज्यादा, यहीं पे तो लिखा हुआ है कि रक्तस्राव को रोकना इसका काम है। हां, बी सेल और टी सेल डब्ल्यूबीसी का टाइप है। विटामिन के जो है वो प्लेटलेट के निर्माण में हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल जो है वो हमारे शरीर के अंदर में प्रतिरोध क्षमता को विकसित करने का काम करता है। एंटीजन टी सेल कोशिका होती नहीं 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 नहीं, एंटीजन का देखो, एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना, वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक अगर प्रोटीन एंटीजन है तो उसके अपोजिट जो होगा वो एंटीबॉडी होगा। एक को नाम अगर एंटीजन दिया गया ना तो उसके अपोजिट जो है वो एंटीबॉडी होगा। रक्त रुकना हमारे शरीर के लिए सही है, रक्त अगर रुक जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है, एंटीजन को एंटीबॉडी खत्म कर देंगे, एंड बैक्टीरिया को कैसे खत्म करेंगे? बैक्टीरिया का रोका जाता है, खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैक्टीरिया को तो खत्म किया जाता है, वायरस को रोका जाता है।
प्लेटलेट को ऊर्जा कहां से मिलती है? प्लेटलेट के पास भी तो पोषक तत्व पहुंचते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला आपको कि हम लोग वो टॉपिक्स देख रहे हैं जो एग्जाम के हिसाब से है। आप पहले डिसाइड करो, आपको नीट का एग्जाम देना है या यूपीएससी का एग्जाम देना है। रेड ब्लड सेल पे ही तो एक दिन में, रेड ब्लड सेल पे ही अगर डिस्कस करें तो फिर तो एक दिन में भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा रेड ब्लड सेल। एंटीबॉडी की कोई लिमिट होती है खत्म होने की? नहीं नहीं, एंटीबॉडी आप समझो, एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है इसको आप समझो कि जो आप सोच रहे हो ना कि एंटीबॉडी खत्म होती है, वो आप दवाई के हिसाब से पढ़ रहे हो। सब चीज का एक डायमेंशन होता है, उसको समझो। एंटीबॉडी जो है ना, वह किसी एंटीजन के अपोजिट में जो प्रोटीन है उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, अगर एंटीजन है तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी शरीर के द्वारा बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारे रक्त के कोशिकाओं के प्रकार हो गए, उनका कार्य हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ब्लड टाइप पे। एक और ब्लड ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह, रक्त समूह। तो हमारे शरीर में कुछ अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं कॉमनली। कुछ अलग अलग ब्लड ग्रुप जो है वह, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल आपका जो क्वेश्चंस है उनका मैं क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स या जो आपका क्वेश्चन है ना कि ऑफलाइन के क्लासेस का आंसर नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है, मैं आंसर दे रहा हूं, बट जो क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसका आंसर दे रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर में अलग अलग प्रकार के, या कि पूरे अगर हम मानवों की बात करें, पूरे ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, अलग अलग प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और कैसे ये बनता है। तो देखो, यहां पे भी आपको वापस से कॉन्सेप्ट आएगा एंटीजन और एंटीबॉडी का। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट यहां पे भी आएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ए और बी। हमारे शरीर में दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इनको बोला जाता है ए प्रोटीन या बी प्रोटीन। क्या प्रोटीन, या तो ए या फिर बी, ये दो प्रोटीन होते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम चार अलग अलग लोगों का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमने चार अलग अलग लोगों का एग्जाम्पल लिया, इनका नंबरिंग कर दिया कि पर्सन 1, 2, 3 और 4, चार अलग अलग लोग हैं, इनका नाम हमने रख दिया जैसे K1, K2, K3 और K4, चार अलग अलग लोग हैं। अब इन चार लोगों में हम देखें तो पहले वाले में देखा गया कि इसके में ए नाम की प्रोटीन मौजूद थी, इसके अंदर में ए नाम की प्रोटीन जो है वह मौजूद थी। तो इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो कहा जाएगा कि इसके अंदर में ए टाइप की ब्लड है। अगर इसी पर्सन के अंदर में बी टाइप का प्रोटीन मौजूद होता तो हम बोलते कि इसके जो ब्लड ग्रुप है वह बी है। अगर इसमें ए और बी दोनों मौजूद होता, कि ए वाला प्रोटीन भी मौजूद है और बी वाला भी प्रोटीन मौजूद है, तो फिर हम इसको बोलेंगे ए बी। इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। और मान लो ना तो यहां पे ए मौजूद है ना ही बी मौजूद है, तो फिर हम इसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो ये जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है प्रोटीन के हिसाब से। ये जो ब्लड ग्रुप है वह प्रोटीन के हिसाब से डिसाइड होता है। ये हमारा हो गया प्रोटीन। तो अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में ए नाम का ए प्रोटीन मौजूद है, उसके ब्लड में अगर ए प्रोटीन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर उसके अंदर में बी प्रोटीन मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर उसमें ए और बी दोनों मौजूद है तो ए बी, और दोनों नहीं मौजूद है तो ओ। ठीक है,
अब इसमें आपको ये क्वेश्चन जो बार बार मिलता है कि क्या ए ब्लड ग्रुप होगा, या मान लो जिसके में प्रोटीन नहीं है तो क्या उसका ग्रोथ नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। इन प्रोटीन्स का डायरेक्ट कोई ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह बस प्रोटीन के टाइप्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर में, हमारे ब्लड के अंदर में पाए जाते हैं। इनका एज सच कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है डेवलपमेंट में या विकास में, या लोगों के साइकोलॉजी में, लोगों के बिहेवियर में, एटीट्यूड में इनका कोई रोल नहीं होता। तो अगर आपने कहीं पढ़ा है कि अगर ओ ग्रुप के लोग हैं तो वो बहुत कंपैशनेट होते हैं या फिर वो बहुत दयालु होते हैं, और कोई ए बी का ग्रुप का है तो वो नहीं होता, तो ऐसा कोई भी रिलेशन साइंटिफिकली नहीं है। ठीक है, तो पहली बात हमें यह समझना है कि ब्लड में दो प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं, या तो ए या बी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में ए नाम का प्रोटीन है तो उसका ए ब्लड ग्रुप, अगर बी है तो उसके बाद उसका बी ब्लड ग्रुप, अगर ए और बी दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। तो पहली बात तो यहां पे हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक तीसरा प्रोटीन आता है, एक और प्रोटीन आता है जिसको बोला जाता है आरएच प्रोटीन। आरएच प्रोटीन, इसको बोलते हैं रीसस प्रोटीन। रीसस प्रोटीन। तो एक और प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं आरएच प्रोटीन, और यह आरएच जो है वह या तो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। तो मान लो हमने एक और यहां पे सेक्शन बना दिया और यहां पे हम आरएच की बात करते हैं, आरएच की बात करते हैं। तो ये ए ब्लड ग्रुप वाले हमने लोग लिए, और हमें क्या मालूम चला कि एक में प्रोटीन मौजूद था, एक में नहीं था। हमने बी वाला सेक्शन देखा तो इसमें भी पाया एक में प्रेजेंट था, एक में एब्सेंट था। ए बी वाला ग्रुप लिया, उसमें भी एक में प्रेजेंट, एक में एब्सेंट, और ओ वाले में भी देखा प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, तो एक प्रोटीन और होता है जिसका नाम है आरएच, रीशस। यह मंकी में, बंदरों में पाया जाता है। यह बंदरों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, इसी का नाम रीशस है। ठीक है, तो यह प्रोटीन अगर किसी व्यक्ति के अंदर में मौजूद होगा तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो इसका ब्लड ग्रुप ए था और साथ में इसमें आरएच प्रोटीन भी मौजूद था, तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप निकलेगा वो होगा ए पॉजिटिव। यहां पे जो ब्लड ग्रुप निकलेगा वो होगा ए पॉजिटिव। वहीं पे अगर हम देखें कि इसके में आरएच प्रेजेंट नहीं था तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप बना वो ए निगेटिव। ठीक ऐसे ही बी पॉजिटिव और बी निगेटिव और बाकी चीजें बनती जाएंगी। तो कुल मिलाकर हमारे बॉडी में 3 अलग अलग प्रोटीन हो सकते हैं, और जिसके कारण ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है, रक्त समूह जो है वह निर्धारित होता है। अगर यहां पे ए या बी प्रोटीन है, अगर ए प्रोटीन है ए ब्लड ग्रुप, अगर वहां पे ए प्रोटीन के साथ साथ आरएच वाला भी प्रोटीन मौजूद है तो ए पॉजिटिव, अगर आरएच मौजूद नहीं है तो ए निगेटिव। ठीक है, ए निगेटिव। दूसरा, अगर उसमें बी वाला प्रोटीन मौजूद है, बी वाला प्रोटीन मौजूद है तो यहां पे बी पॉजिटिव, नहीं है तो बी निगेटिव। अगर ए बी प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट, ए और बी दोनों प्रेजेंट है और साथ में पॉजिटिव वाला भी प्रेजेंट है तो यहां पे ए बी पॉजिटिव होगा। दोनों तीनों एब्सेंट है तो ए बी निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पे ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। ठीक ऐसे ही यहां पे ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। तो अगर किसी व्यक्ति का, अगर हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसमें ना तो ए प्रेजेंट है, ना ही बी प्रेजेंट है, ना ही आरएच प्रेजेंट है, अगर किसी व्यक्ति में ना तो ए प्रोटीन है, ना ही बी प्रोटीन है, ना ही आरएच प्रोटीन है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ नेगेटिव। उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ नेगेटिव। और किसी में तीनों प्रेजेंट है तो उसका होगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। यह चीज हमें डिस्कस करना है, यह चीज हमें डिस्कस करना है। तो देखो, कौन किसको ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो इसमें आप एक कॉन्सेप्ट समझना कि अगर किसी व्यक्ति में ए नाम का प्रोटीन, अगर यह प्रोटीन मौजूद है,
यह प्रोटीन मौजूद है, और हो सकता है किसी व्यक्ति में बी प्रोटीन मौजूद है, बी मौजूद है। हमारे शरीर का एक जनरल बनावट है, हमारे शरीर का एक जनरल रूल है कि बाहर से किसी भी चीज को आने नहीं दिया जाएगा। कोई भी विदेशी सामग्री जो है वह नहीं आएगी, या विदेशी सामग्री आएगी तो उसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो विदेशी सामग्री को बॉडी जो है वह स्वीकार नहीं करता, हमारा जो शरीर है वह विदेशी सामग्री को स्वीकार नहीं करता है। तो इसमें कैसे काम करता है इसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी शरीर में सिर्फ ए नाम का प्रोटीन है, और इस व्यक्ति को एक ऐसा ब्लड दिया गया जिसमें बी नाम का प्रोटीन है। इस व्यक्ति के शरीर में ए नामक प्रोटीन था, और इस व्यक्ति को बी वाला ब्लड जो है वो ट्रांसफर किया गया। तो अब क्या होगा? बॉडी को लगेगा कि यह जो बी है वह विदेशी है, वह फॉरेन मटेरियल है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह स्वीकार नहीं होगा। हमारे शरीर का एक जनरल रूल है, हमारे शरीर का एक जनरल एक नियम है कि किसी भी विदेशी सामग्री को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो अगर बी वाला ब्लड ग्रुप इसमें जाने की कोशिश कर रहा है तो शरीर उसको इनकार कर देगा, बोलेगा नहीं, नॉट अलाउड। अगर डाल दिया जाता है तो फिर उसमें रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है बॉडी में। ठीक है, कि अलग अलग जो ब्लड के जो सेल्स हैं उनके बीच में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे को किल करने की कोशिश करेंगे। तो यह सबसे बड़ी है कि दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं आना चाहिए। मान लो इस व्यक्ति के अंदर में ए पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो इस व्यक्ति के अंदर में ए पॉजिटिव है, और हमारे पास दो लोग मिले, ए के पास ए पॉजिटिव था और दूसरे के पास ए नेगेटिव था। तो अब मुझे यह बताओ कि एक हमारे पास पर्सन है, लेट अस से इनका नाम है K1। इस पर्सन के दो दोस्त थे, एक का नाम है K2 और एक का नाम है K3। बी वाले से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इनके दो फ्रेंड आए, ए प्लस और ए माइनस वाले, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वाले। तो यह व्यक्ति, यह जो K1 है, वह किन से ब्लड ले सकता है, किससे यह ब्लड ले सकता है और किससे नहीं ले सकता? यह जो व्यक्ति है K1, इन दोनों में से K2 और K3 में से किन से ब्लड ले सकता है और किन से नहीं ले सकता? ए पॉजिटिव ज्यादातर लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है कि दोनों से ले सकता है। वो सबको दे देता। मैंने अभी क्या पूछा? इन दोनों के बारे में पूछा ना, किसी से भी नहीं। K2 से। अब देखो, एक चीज को आप यहीं पे ध्यान से समझना कि कैसे यह काम करता है। अब इस व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर में एक प्रोटीन मौजूद है A और एक प्रोटीन मौजूद है RH। RH है इसीलिए इसको पॉजिटिव बोला गया। इस व्यक्ति के अंदर में RH प्रोटीन मौजूद है और इस व्यक्ति के अंदर में A प्रोटीन मौजूद है, तो इसी के लिए इसको बोला गया A पॉजिटिव। ठीक है, अब K2 जो है इसकी बात करते हैं। K2 में भी यही दोनों हैं। K2 में भी हमने देखा A पॉजिटिव है, तो ये तो बिल्कुल अलाउड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या, अब बात करते हैं K3 की। देखो, K1 और K2 तो बराबर हैं, A पॉजिटिव, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है, सब चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं K3 के बारे में। K3 में हमने देखा कि इसके पास एक प्रोटीन मौजूद है A, लेकिन इसके पास RH जो है वह मौजूद नहीं है। RH जो है वह मौजूद नहीं है। अब यहां पर देखना, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर RH कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, मैंने आपको बोला कि कुछ भी नया नहीं आना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा विदेशी सामग्री आ जाए तो फिर दिक्कत है।
बट इस ए निगेटिव वाले के बारे में आप सोचो, ये जो पर्सन है K3 जिसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, इसमें ए नामक प्रोटीन तो है लेकिन RH नहीं है। तो मान लो अगर इसने ब्लड दे दिया K1 को, तो K1 को क्या मिला? सिर्फ ए मिला, RH तो मिला नहीं। अगर नहीं मिला है तो ब्लड उसको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए था या कुछ नया प्रोटीन नहीं होना चाहिए था, कुछ नया प्रोटीन नहीं होना चाहिए था। कुछ मिसिंग है तो चलेगा, यानी कि कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिक नहीं होना चाहिए। कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ नया नहीं होना चाहिए, कुछ और अलग से नहीं होना चाहिए। इसलिए यह व्यक्ति जो है K3, यह भी इसको ब्लड दे सकता है, अलाउड है, क्योंकि यह कुछ नया नहीं दे रहा है, यह कम ही दे रहा है, ज्यादा कुछ भी नहीं दे रहा है। इसलिए इस व्यक्ति के केस में देखें तो K2 और K3 यह दोनों इसको ब्लड दे सकता है। अब वहीं पे हम लोग एक इसी कंडीशन को पलट देते हैं, यहां पे लेते हैं कि यही दोस्त है हमारा K3, इसका ब्लड ग्रुप है ए निगेटिव और इसके दो दोस्त हैं K1 और K2, इन दोनों का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो क्या यह दोनों K3 को ब्लड दे सकते हैं? क्या यह दोनों K3 को ब्लड दे सकते हैं? अब K3 को अगर ब्लड लेना हो तो क्या यह दोनों दोस्त काम आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं काम आएंगे? क्योंकि इन दोनों के अंदर में एक RH नाम का प्रोटीन मौजूद है, और यह RH नाम का प्रोटीन अगर इसके ब्लड में पहुंच गया, अगर यह RH नाम का प्रोटीन इसके ब्लड में पहुंच गया, तो फिर ब्लड में आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं, हमें RH नहीं चाहिए, RH एक्स्ट्रा है, RH जो है वो एक्स्ट्रा है, और फिर यह अलाउड नहीं होगा। इस चीज को समझना। चलिए अब आपके लिए एक और क्वेश्चन। इसके दो दूर के दोस्त हैं, इसके दो दूर के फ्रेंड है K4 और K5। ये जो K4 है इसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, और K5 है जिसका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। एक इसके दूर के फ्रेंड आ गए, दो लोग और आ गए, एक है K4 और एक है K5। तो अब इन दोनों में से इस K3 को ब्लड कौन दे सकता है? इस K3 में से इन दोनों को ब्लड कौन दे सकता है? हां, इससे जान भी जा सकती है, बिल्कुल। सोच समझकर बोलना। इसका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, और यहां पे इसके दो फ्रेंड आए K4 और K5, तो कौन दे सकता है? आंसर्स आ रहे हैं K5, दोनों आंसर भी आ रहे हैं कि दोनों दे सकता है। ध्यान से सोचना, फिर एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे, एंटीजन के बारे में सोचो कि कौन सा प्रोटीन है, क्या किसी में एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या इन दोनों में से किसी में एक्स्ट्रा हो रहा है? तो इस चीज को यहां पर थोड़ा सोचो। K4 K5 दोनों आंसर आ रहे हैं, दोनों भी आंसर आ रहे हैं K4। अच्छा ध्यान दो, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब इसमें RH जो है वह नहीं आना चाहिए, RH जो है वह नहीं आना चाहिए। अब आप देखो, ये जो K4 है, चलो इसमें A और B तो नहीं है, A और B तो नहीं है तो खाली है, A और B यहां पे नहीं है तो यह खाली है। तो A और B अगर नहीं है, ये खाली है, तो O से कोई दिक्कत नहीं, मतलब O वाला के लिए कोई दिक्कत नहीं था ऐसा। अब यहां पे इसमें RH मौजूद है और यहां पे RH नहीं था, तो अगर ये K4 वाला इसको ब्लड देता है,
अगर ये K4 इसमें ब्लड देता है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटीन है RH नामक, तो O पॉजिटिव वाला इसको ब्लड नहीं दे सकता, O पॉजिटिव वाला इसको ब्लड नहीं दे सकता। तो ये बात को यहां पे समझना कि K4 यहां पे नहीं देगा। अब K5 में देखते हैं, K5 का क्या कंडीशन है, इसके पास ना तो A है, ना ही इसके पास B है, और ना ही इसके पास RH है, मतलब इसके में कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल तो है ही नहीं, इसके में कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं है, तो यह O नेगेटिव वाला इसको ब्लड दे सकता है, यह O नेगेटिव वाला इसको ब्लड दे सकता है। तो ये बस फंडामेंटल चीज आपको याद रखना है कि K3 का जो ओरिजिनल दोस्त है वो सिर्फ K5 ही है, ठीक है। लेकिन K5 का दोस्त कौन सा होगा, क्या अगर ये K5 की बात करें, चलो अब हम लोग इस K5 की बात कर लेते हैं। K5 का ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसका ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। तो K1, K2, K3 और K4, K1, K2, K3 और K4, इसका था A पॉजिटिव, इसका भी था A पॉजिटिव, इसका था A नेगेटिव, और K4 था O पॉजिटिव। तो K5 का इसमें से कौन सा दोस्त होगा, कौन सा दोस्त होगा जो इसको ब्लड दे सकता है? इसमें कौन सा फ्रेंड होगा जो इसको ब्लड दे सकता है? बताएं। अब सोचकर देखो, O नेगेटिव मतलब इसको, इसके अंदर ना तो A है, ना ही इसके अंदर B है, ना ही इसके अंदर RH है, तो इसका कोई भी फ्रेंड इन चारों में से तो नहीं है। इसको एक नया फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा, इसको एक नया फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा K6 जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव ही होना चाहिए। इसको एक नया फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा K6 जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव ही होना चाहिए। थोड़ी देर पहले आप में से किसी ने पूछा था कि O नेगेटिव या O ब्लड ग्रुप क्यों रेयर होता है। O ब्लड ग्रुप रेयर नहीं होता, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप रेयर होता है। अगर हम लोग बात करें O पॉजिटिव की, तो O पॉजिटिव सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप में से एक गिना जाता है। O पॉजिटिव बहुत ही कॉमन ब्लड ग्रुप है। O नेगेटिव है जो कि रेयर है, O नेगेटिव है जो रेयर है। जैसे आपको अपने आसपास में जितने इंजीनियर दिखते हैं उतने ही आपको O पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो O पॉजिटिव को लेकर कभी भी समस्या नहीं होती। आपके आसपास में जितने इंजीनियर हैं उतने ही O पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले भी हैं, ठीक है। बट जहां पे O नेगेटिव आता है उस जगह पर दिक्कत होगा, क्योंकि इनको सिर्फ एक ऐसा फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा, इनको सिर्फ एक ऐसा फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा जिसका O नेगेटिव हो। तो अल्टीमेटली अगर आप इसका एक टेबल तैयार करते हो, अगर आप इसका एक टेबल तैयार करते हो, क्या यहां पे मान लो हमने दे दिया इधर भी हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो ए पॉजिटिव को किस किस से ब्लड ले सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ले सकता है। बी से नहीं लेगा, बी से नहीं लेगा, ए बी से भी नहीं लेगा, इससे भी नहीं लेगा,
ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी ले सकता है, ठीक है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें ए नेगेटिव की, तो ये इससे नहीं लेगा, इससे लेगा, इनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहां पे इससे भी नहीं लेगा, सिर्फ इससे लेगा, ठीक है। अगर हम लोग बी पॉजिटिव की बात करें तो अब ए में तो इसका कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन बी पॉजिटिव से ले लेगा, बी नेगेटिव से ले लेगा। इसमें बी पॉजिटिव से नहीं लेगा, बी नेगेटिव से लेगा, यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, ओ पॉजिटिव से लेगा, ओ नेगेटिव से भी लेगा, ये नहीं लेगा, ठीक है। ए बी पॉजिटिव, ये ए से ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, यहां पे भी ले सकता है। ए बी पॉजिटिव से भी लेगा, ए बी नेगेटिव से भी लेगा, ओ पॉजिटिव से भी, ओ नेगेटिव से भी। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सभी प्रोटीन पहले से ही मौजूद हैं, इसके अंदर सभी प्रोटीन पहले से ही मौजूद हैं, तो कोई इसको प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम ए लेके आओ, बी लेके आओ, पॉजिटिव लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, बस तुम लेकर आओ, ठीक है। तो यहां पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, सभी से लेगा। लेकिन जब ए बी नेगेटिव की बात आएगी तो पॉजिटिव वाले को बस हटा दो, बस जो पॉजिटिव है उसको हटाते चलो, जो पॉजिटिव है उसको हटाते चलो, बाकी सभी से ये ले लेगा, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं उनसे ए बी नेगेटिव वाले ब्लड ले सकते हैं। ओ पॉजिटिव की बात करें, कैंसिल करते जाओ, इन सभी को कैंसिल करते जाओ। ओ पॉजिटिव को सिर्फ ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से मिल सकता है, और ओ नेगेटिव की बात आएगी तो सबको हटा दो, सबको हटा दो। इनके लिए सिर्फ एक ही ग्रुप बचता है और वो है ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर में जो है वो डोनर है, डोनर है, ये देते हैं, और नीचे में जो है वो रिसीव करने वाले हैं, ये लोग रिसीव करते हैं, लेने वाले हैं। तो ये किससे ले सकते हैं, ए पॉजिटिव से ले सकते हैं, ए नेगेटिव से भी ले सकते हैं। तो ये पूरा हमारा लिस्ट है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी नया पार्टिकल नहीं आना चाहिए, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस नहीं आना चाहिए, कोई विदेशी सामग्री नहीं आनी चाहिए। अगर यह कॉन्सेप्ट याद रह गया तो फिर इस लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं, ए, बी और RH। ए, बी और RH, इनकी बनावट अलग अलग है। RH जो है वो जनरली मंकी में पाया जाता है, ठीक है। तो ए और बी अलग अलग बनावट के प्रोटीन्स हैं जो शरीर के अंदर में मौजूद हैं। इनका काम भी बस बेसिकली इतना ही होता है कि शरीर के अंदर में अगर कोई एक किसी भी सामग्री को आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा, तो इतना ही काम है इनका भी, ठीक है। तो ब्लड को एक स्पेशल नाम इनके कारण दे दिया जाता है, और ए प्रोटीन और बी प्रोटीन, ऐसे कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है इनकी ब्लड में। ऐसा कुछ नहीं कि ए प्रोटीन हो गया तो कुछ बहुत बड़ा काम कर देगा, या बी प्रोटीन हो गया तो कोई बड़ा काम कर देगा, नहीं। ये सिंपली हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं जो डेवलपमेंट से लेकर बाकी सभी चीजों में हेल्प करते हैं, शरीर के विकास में, शरीर में प्रतिरोध क्षमता विकसित करने में, तो इसमें हेल्प करते हैं। इसका ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, एक डिस्टिंक्ट रोल नहीं है, बट हां इस प्रोटीन के मौजूद होने के कारण ब्लड का जो एक्सचेंज है वह बदल जाता है कि कुछ नया नहीं आने देंगे, कुछ नया इसमें नहीं आने देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप यहां पे ध्यान रखना कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सारी लिस्ट को याद रखने से बेहतर है कि आप इस चीज को याद रखो, इस चीज को आप सिंपल याद रखो कि 3 अलग अलग प्रोटीन है, कुछ नया किसी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। कम जाएगा तो चलेगा, कम जाएगा तो चलेगा, बट नया कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। यह बस बेसिक एक याद रखना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो आपको ब्लड ग्रुप हमेशा याद रहेगा। क्लियर है ये? चलिए, तो ये तो हमारे ब्लड की बात हो गई कि ब्लड में आखिर है क्या क्या, ब्लड में आखिर है क्या क्या, ये हमारी बात हो गई। इसको चाहो तो आप थोड़ा सा लिख लो, इसको आप थोड़ा सा लिख लो। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि ब्लड ग्रुप या ब्लड समूह जो है, रक्त समूह जो है, वो आप यहां पर
रक्त समूह जो है वो आप यहां पर हेडिंग लिख सकते हो और उसमें लिखोगे मानव शरीर के रक्त में, मानव शरीर के रक्त में मानव शरीर के रक्त में ए, बी या आर एच, मानव शरीर के रक्त में ए, बी या आर एच प्रोटीन पाए जा सकते हैं। ए, बी या आर एच प्रोटीन पाए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। इन प्रोटीन की उपस्थिति, इन प्रोटीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण, इन प्रोटीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण, इन प्रोटीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण शरीर का रक्त समूह, शरीर का रक्त समूह निर्धारित होता है, शरीर का रक्त समूह निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के रक्त में, उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के रक्त में ए प्रोटीन, अगर किसी व्यक्ति के रक्त में ए प्रोटीन और आरएच प्रोटीन, अगर किसी व्यक्ति के रक्त में ए प्रोटीन और आरएच प्रोटीन दोनों मौजूद हो, दोनों मौजूद हो, तो उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का रक्त समूह, तो उस व्यक्ति का रक्त समूह ए पॉजिटिव होगा। उस व्यक्ति का रक्त समूह ए पॉजिटिव होगा। वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति में, वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति में, अगर किसी व्यक्ति में ना तो ए प्रोटीन मौजूद हो, ना तो ए प्रोटीन मौजूद हो, ना तो ए प्रोटीन मौजूद हो, ना ही बी प्रोटीन मौजूद हो, ना ही बी प्रोटीन मौजूद हो, और आरएच प्रोटीन भी अनुपस्थित हो, और आरएच प्रोटीन भी अनुपस्थित हो, तो उस व्यक्ति का रक्त समूह, तो उस व्यक्ति का रक्त समूह ओ नेगेटिव होगा। तो उस व्यक्ति का रक्त समूह ओ नेगेटिव होगा। इसका नाम रीशस इसलिए रखा गया कि पहली बार इसको रीशस मंकी में देखा गया था, इसलिए इसका नाम रीशस फैक्टर रख दिया गया या आरएच फैक्टर रख दिया गया। और मंकीज में और ह्यूमंस में दोनों में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि अगर आप इवोल्यूशन देखते हो कि मानवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें यह देखा जाता है कि हमारी उत्पत्ति कहीं ना कहीं जो मंकीज हैं, जो बंदर हैं, उनसे ही बढ़कर आगे हुई है। ठीक है, तो मंकीज को हमारे ओल्ड एंसेस्टर्स में गिना जाता है। यह हमारे हमारा जो हो सकता है कि पहले मंकीज जो है वो धीरे धीरे और इवॉल्व हुए हो, उनके अंदर में और परिवर्तन आया हो और वह मानवों के रूप में कन्वर्ट हो गए हो। अब इस
ए प्लस या बी प्लस या जितने भी हमने देखे, इसके अलावा कुछ ब्लड ग्रुप और होते हैं, जैसे आपको बॉम्बे ब्लड ग्रुप दिखेगा, उसके अलावा आपको गोल्डन ब्लड ग्रुप दिखेगा, और भी कई अनेकों प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। बट ये रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है, बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। और इनको मीन्स इनके अंदर में कुछ अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो उसके जगह के अनुसार, जैसे एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, तो बॉम्बे में लगभग 10,000 लोगों में से एक लोग के अंदर में, 10,000 में से एक लोग के अंदर में ना तो ए बी ये सब कुछ भी नहीं है, उनके अंदर में नया प्रोटीन है और उसको बॉम्बे ग्रुप बोल दिया गया या उसको अलग नाम दे दिया गया कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक वैसे ही कहीं पे गोल्डन ब्लड ग्रुप डाल दिया गया, कहीं पे कुछ और डाल दिया गया, तो ये रेयर ब्लड ग्रुप है, मतलब इनके में कोई अलग विशिष्ट टाइप का प्रोटीन है, तो यह सिर्फ उन्हीं ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं, तो इनको दुर्लभ रक्त समूह के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही कम लोगों में ऐसा पाया जाता है, नॉर्मली सभी लोगों में ये मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हीं को बॉम्बे ब्लड ग्रुप, गोल्डन ब्लड ग्रुप अलग अलग जगहों के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये जो आप पूछ रहे हो ना बॉम्बे क्या है या गोल्डन क्या है, तो ये दुर्लभ रक्त समूह है, रेयर ब्लड ग्रुप है, जो कुछ ही लोगों के अंदर में पाया जाता है। तो उनके अंदर में ए बी ये सब ना होके अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उसी जगह, क्योंकि एक ही जगह पे हो रहा था या एक ही जगह के लोगों में पाया गया, तो उसका नाम रख दिया गया, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि ब्लड के माध्यम से आखिर होता क्या है। तो एक बार हम लोग हार्ट के डायग्राम को देख लेते हैं कि हार्ट के डायग्राम में ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, हार्ट का डायग्राम आप यहां पर देख सकते हो। अब देखो हमारे हार्ट में ये काम कैसे करता है, इसको मैं पहले एक नॉर्मल फ्लो चार्ट से बता देता हूं, और फिर फ्लो चार्ट के बाद हम लोग फिर उसको देखेंगे इस डायग्राम पे। तो अगर हम लोग फ्लो चार्ट की बात करें, फ्लो चार्ट की अगर हम लोग बात करें, तो हमारा जो हार्ट है वह 4 चेंबर में बटा हुआ होगा। हमारा जो हार्ट है वह 4 चेंबर में बटा हुआ होगा। ठीक है, 4 चेंबर में बटा हुआ होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये हमारा 4 चेंबर में 4 अलग अलग हिस्सों में यह बट गया। ठीक है, अब इस 4 हिस्सों की अगर हम बात करें, इस 4 हिस्सों की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास मान लो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये हमारा लेफ्ट आर्टियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट आर्टियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आलिंद, और जिसको हम लोग बोलते हैं आलिंद और निलय। निलय। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं नीचे वाला जो पार्ट है वो है निलय, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं आलिंद। ठीक है, जो दोनों ए लिखा हुआ है ना, ये है दाहिना, एक है बायां आलिंद, एक है दाहिना आलिंद। नीचे जो है वो है एक है दाहिना निलय, एक है बायां निलय। तो ये हमारे हार्ट को 4 चेंबर में बांटा जाता है। हमारा जो हार्ट है वह 4 चेंबर में बट गया। जो ऊपर का पार्ट है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टियम, और नीचे का पार्ट जो है वेंट्रिकल वाला, इसको बोलते हैं निलय, वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब देखो इसमें काम कैसे होता है, इसको हम लोग एक बार ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में आप देखोगे कि जैसे मान लो ये हमारा हार्ट, ये हमारा पार्ट हो गया, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारे हार्ट का एक पोर्शन है। ठीक है, तो हार्ट के पोर्शन में जो ऊपर का पार्ट है, जो आलिंद है, जो हमारा आलिंद है, इसमें ब्लड शरीर के अनेकों हिस्सों से एंटर करता है। यानी कि ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये जो हमारा आर्टियम हो गया, यहां पे ब्लड एंटर करेगा। किसके माध्यम से? शिरा के माध्यम से। ठीक है, यहां पे शिरा के माध्यम से जो ब्लड है वह राइट आर्टियम में, यानी कि जो हमारा दाहिना आलिंद है, इसमें एंटर करता है, और एंटर करने के बाद फिर यह नीचे पास करके आता है राइट वेंट्रिकल में।
राइट वेंट्रिकल से अब हमारी एक धमनी निकलेगी, अब हमारी एक धमनी निकलेगी जिसको हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, और यहां से ये पहुंचेगी फेफड़े में, यहां पे ये पहुंचेगी फेफड़ा में, फेफड़ा में। तो ये पहुंच गई हमारी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। पहले हमारे शिरा के माध्यम से, शिरा के माध्यम से पहले ये पहुंची कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड जो है वह पहुंची हमारे राइट आर्टियम में, यानी कि दाहिने आलिंद में। ये ब्लड आई कहां से है? ये ब्लड आई है बॉडी से, हमारे शरीर के अनेकों हिस्सों से कलेक्ट होकर ये आई है। ठीक है, ये हमारे शरीर के अनेकों हिस्सों से, अनेकों कोशिकाओं से जो रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, वह कलेक्ट होकर पहुंची हमारे दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से यह धीरे धीरे पास करके जाएगी दाहिने निलय में, और दाहिने निलय में हार्ट यहीं पे पंप करता है, हार्ट यहीं पे पंप करता है, और पंप होने के बाद यह जो है, पंप होने के बाद यह फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचेगा। जब यह फेफड़े तक पहुंचेगा तो यहां पे जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है यह फेफड़े के माध्यम से बाहर चला जाएगा, नाक के माध्यम से यह निकल जाएगा, और जो ऑक्सीजन आया है वह ऑक्सीजन फेफड़े के माध्यम से यहां पे एंटर करेगा। तो जो ब्लड, जो हमारा रक्त अब यहां से निकल के जा रहा था, जो रक्त निकल के जा रहा था इस दाहिने निलय से, वो पहुंच गया फेफड़े के पास। फेफड़े के पास पहुंचने के बाद यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन इस ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, और फिर यहां पे काम होगा एक और चीज का, फिर यहां पे काम होगा एक वेन का, एक शिरा का, और इस शिरा का नाम होगा फुफ्फुस शिरा, इसका नाम होगा फुफ्फुस शिरा। यहां से ऑक्सीजन वाला, यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम मतलब हमारा जो बायां आलिंद है इसमें पहुंचेगा, फिर बायां आलिंद से वह नीचे की तरफ इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बायां निलय, इसमें पहुंचेगा। बायां निलय में पहुंचेगा तो हार्ट फिर से इसको पंप करेगा, हार्ट फिर से इस ब्लड को बाहर की ओर पंप करेगा, और यहां से अब यह एक धमनी के माध्यम से, अब यहां से यह एक धमनी के माध्यम से फिर से पूरे बॉडी में जाएगा, और इस धमनी में अब मौजूद होगा हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहां से मौजूद होगा ऑक्सीजन वाला ब्लड, फिर यह बॉडी तक पहुंचेगा। तो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में होता क्या है, एक कंप्लीट जो हृदय का जो चक्र है, इसमें क्या होगा कि बॉडी से ऑक्सीजन के बिना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा वाला, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा वाला जो हमारा ब्लड है वो पहुंच गया दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से वह नीचे वाले जो हमारा जो दाहिना निलय है वहां तक पहुंचेगा। हार्ट को अब इसको पंप करके कहां तक पहुंचाना है? फेफड़े तक। तो हार्ट इसको पंप करेगा। अब आपको मालूम है हार्ट पंप करेगा तो मतलब धक्का देगा, जब धक्का देगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और इस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए हमें एक ऐसी वाहिका चाहिए जो मजबूत हो, और इसी के लिए यहां पे मौजूद है फुफ्फुस धमनी। धमनी हमने देखा था, धमनी ज्यादा मजबूत होती है, तो यहां पे मौजूद है फुफ्फुस धमनी, और यह कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर पहुंचेगी फेफड़े के पास। फेफड़े के पास अब यहां पे एक्सचेंज होगा, अब यहां पर ऑक्सीजन जो है वह इसमें एंटर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक्सचेंज हो गया, जब इसका आदान प्रदान हो गया, तो फिर यहां से ब्लड कलेक्ट होकर अब फुफ्फुस शिरा के माध्यम से लेफ्ट आर्टियम में, यानी कि हमारे दाहिने आलिंद में पहुंच जाएगी, और दाहिने आलिंद में पहुंचने के बाद फिर यह बाएं निलय में पहुंचेगी। दाहिने आलिंद से कलेक्ट होते हुए धीरे धीरे इस लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय में प्रवेश करेगी। एक बार जब यह प्रवेश कर जाती है, तो फिर यहां से हार्ट इसको वापस से पंप करेगा। हार्ट वापस से इसको पंप करेगा और पंप करके भेज देगा पूरे बॉडी में।
और जब पंप करेगा तो फिर किसकी जरूरत है? फिर जरूरत है धमनी की, फिर जरूरत है धमनी की। क्या? तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको याद रखना कि एक कंप्लीट साइकिल तब कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट हार्ट साइकिल या हृदय चक्र जो है वह तब कंप्लीट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहले हार्ट के द्वारा पंप करके फेफड़े तक पहुंचाया जाएगा, फेफड़े से जो ब्लड आया है उसको वापस से हार्ट पंप करके बॉडी तक पहुंचाए। ठीक है, दाहिने बाएं में कंफ्यूजन मत होना। देखो ये लेफ्ट साइड है तो यहां पे लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा होगा, ये बायां आलिंद और बायां निलय देखा होगा। ये राइट साइड है, ये मेरा राइट साइड है तो यहां पे हमारा दाहिना निलय और जो दाहिना आलिंद है वो होगा। तो लेफ्ट राइट जब आप कॉपी पे बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि हमने उल्टा ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आप उसको सामने से देखो, ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, ये हमारा राइट पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे जब आप इस तरफ से घूम कर देखोगे, ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं इधर राइट होना चाहिए था, इधर लेफ्ट होना चाहिए था। बट आप इस तरीके से सोचो कि ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन है। ठीक है, ये राइट पोर्शन है। तो ये हार्ट के सामने का, जब आप हार्ट के दिशा में खड़े हो, इसी दिशा में खड़े हो, तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, ये हमारा बॉडी है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंचा कहां पे? ये पहुंचा दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद में पहुंचने के बाद यह धीरे धीरे जमा होगा कहां पे? यह जमा होगा दाहिने निलय में। एक बार जब जमा हो गया तब अब इसको हार्ट के द्वारा पंप किया जाएगा। हार्ट इसको धक्का मार के कहां पहुंचाएगा? फेफड़े के पास। फेफड़े में जाने के बाद यहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक्सचेंज होगा, इसका एक्सचेंज होगा। क्या? वहां से अगर हम लोग निकल गए, वहां से हम लोग निकल गए, ऑक्सीजन अब पहुंचा किस में? फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस शिरा से पहुंचा कहां पे? दाहिने आलिंद, सॉरी बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से सिर्फ नीचे आएगा बाएं निलय में, और वहां से यह पंप होकर पहुंच जाएगा हमारे पूरे शरीर में। तो ये हार्ट का एक कंप्लीट साइकिल होता है। हार्ट जो है वह सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है, इसके अलावा हार्ट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये पार्ट है, इसको एक बार लिख लेना। ठीक है, अशुद्ध रक्त लिखने के बजाय इसको लिखना ऑक्सीजन युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त का मतलब आप वो इंप्योरिटीज को लेकर मत समझना। ठीक है, इसमें लिखेंगे हृदय चक्र के बारे में लिखेंगे, हेडिंग देना हृदय चक्र, हेडिंग देना हृदय चक्र। हृदय का जो पार्ट है उसको अलिंद बोलते हैं। ठीक है, आर्टियम या अलिंद का नाम दिया जाता है उसको। हाँ, जो अलिंद है वो ऊपर की तरफ है, जो निलय है वो नीचे की तरफ है। निलय से प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, लिखेंगे हृदय चक्र। शिरा के माध्यम से, शिरा के माध्यम से, शिरा के माध्यम से CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त शिरा के माध्यम से CO2 युक्त रक्त हृदय के दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है, दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है, दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है। दाहिने आलिंद में प्रवेश करने के बाद, सॉरी इसमें लिखेंगे दाहिने आलिंद से यही रक्त, दाहिने आलिंद से यही रक्त दाहिने निलय में प्रवेश करता है। दाहिने आलिंद से यही रक्त दाहिने निलय में प्रवेश करता है।
दाहिने निलय के बाद, दाहिने निलय में, इसमें लिखेंगे दाहिने निलय में रक्त को, दाहिने निलय में रक्त को हृदय के द्वारा, हृदय के द्वारा बलपूर्वक, हृदय के द्वारा बलपूर्वक फेफड़े की ओर, फेफड़े की ओर, फेफड़े की ओर फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से भेजा जाता है। भेजा जाता है फेफड़े के अंदर, फेफड़े के अंदर, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, और CO2 रक्त से बाहर निकल जाता है, रक्त से बाहर निकल जाता है। रक्त से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय के, हृदय के बाएं आलिंद में, हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश करते हैं, बाएं आलिंद में प्रवेश करते हैं और फिर बाएं निलय में, बाएं निलय में जमा होते हैं, और फिर बाएं निलय में जमा होते हैं। हृदय के द्वारा, हृदय के द्वारा इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को, हृदय के द्वारा इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनी के माध्यम से या धमनियों के माध्यम से, ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनियों के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में, पूरे शरीर में संचारित किया जाता है, पूरे शरीर में संचारित किया जाता है।
टी सेल और बी सेल को मैंने पहले ही बताया, टी सेल जो है और बी सेल हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता का हिस्सा है। टी सेल किसी भी नुकसानदेह सेल को या खराब सेल को टारगेट करके खत्म करता है और बी सेल एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, इमोशंस माइंड से होता है, इमोशन हार्ट से नहीं होता। हार्ट का एक सिंपल सा काम है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। हृदय जो है वह सिर्फ रक्त के पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रक्त को संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। हृदय में कोई इमोशंस या कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो ये ओवररेटेड है, बट हृदय में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हृदय का सिर्फ एक काम है, जो ब्लड को सर्कुलेट करना, यानी कि रक्त को संचारित करना। बाकी जितने भी इमोशंस हैं, बाकी जो भी चीजें हैं वो माइंड में होती है, हृदय में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए ये हमारा देखो, तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र है, जिसमें हमने देखा 3 मुख्य चीजें हो गई। एक तो हमने देखा रक्त वाहिकाएं, दूसरा हमने देखा रक्त के बारे में, और तीसरा हम लोगों ने देखा हृदय के बारे में कि हृदय क्या काम करता है, इसको हमने देखा। ठीक है, अब आप इसको इमेज को आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, इस इमेज को आप देख सकते हो, इसको आपको बनाना नहीं है। ये देखो, ये जो है ये हमारा ऊपर का पार्ट है, ये हमारा पार्ट जो है, यहां से हमारा ब्लड एंटर करता है, इस पार्ट से हमारा ब्लड जो है वह एंटर करता है। एंटर करने के बाद धीरे धीरे यह जमा होता है दाएं निलय में, यहां पे जमा होगा। जमा होने के बाद वापस से इसको पंप किया जाता है फेफड़े की ओर, और जब यह जाएगा तो फुफ्फुस धमनी से निकलकर जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी से जब यह निकलकर चला गया तो यह पहुंच गया फेफड़े के पास। फेफड़े के पास पहुंचने के बाद यहां से फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से यह बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद से यह जमा होगा बाएं निलय में, और बाएं निलय से इसको पंप करके वापस से भेजा जाता है, कहां से, महाधमनी के रूप से, या जो इसको एरोटा भी बोलते हैं, उसके माध्यम से यह बाहर जाएगा। तो हार्ट के अलग अलग हिस्से हैं। ये जो ऊपर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जिसको मैं चलो यहां पे मैं ब्लैक से यहां पे डिनोट करता हूं, ये जो हिस्सा है, ये जो ऊपर का आपका हिस्सा है, इन दोनों पार्ट का, यह जो ऊपर का आपका हिस्सा है, इसे को बोलते हैं आलिंद। ये जो ब्लैक से अभी मैंने हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं आलिंद। एक होता है दाहिना, एक है दाहिना आलिंद या दायां आलिंद, एक है बायां आलिंद। और नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं निलय। नीचे का जो हिस्सा है इसको कहा जाता है निलय। तो ये दाहिना निलय, दायां निलय, ये बायां निलय। ठीक है, तो ये दोनों इसके पार्ट हो गए। तो आलिंद और निलय जो है वह हार्ट के अंदर में जो चेंबर्स बने हुए हैं, जो खाली स्पेस है, जो खाली जगह है जहां पे ब्लड यानी कि रक्त जाकर जमा होता है, उसी को आलिंद और निलय कहते हैं। आलिंद ऊपर का पार्ट है जहां पे रक्त जाकर जमा होता है या शरीर से पहुंचता है, और निलय वो पार्ट है जहां पे आलिंद से ब्लड आ जाता है, और आलिंद के बाद निलय में जब यह जमा होता है तो हृदय के द्वारा इसी को पंप करके फिर भेजा जाता है। तो निलय से पंपिंग होती है और आलिंद में कलेक्शन होता है, आलिंद में संग्रहण होता है और निलय से पंपिंग की जाती है। ठीक है, इस राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच इस रक्त के साथ ये दोनों क्या काम करती है। देखो, ये जो राइट है ना, ठीक है, ये जो राइट पार्ट है ना, क्या मैं बोला हूं, यहां से जब ऑक्सीजन निकलती है फेफड़े के पास जाती है। जब यह फेफड़े के पास जाती है तो फेफड़े में इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक्सचेंज होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन एंटर कर गया। ठीक है, हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स के बहुत सारे रीजन है, जिसको यहां पे देखने का कोई मतलब नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजन्स हैं। हार्ट प्रॉब्लम तब भी हो सकता है जब ये जो आर्टरी है, जो धमनी है, उसमें कोई समस्या हो। हार्ट प्रॉब्लम तब भी हो सकता है जब ये जो हार्ट के जो सेल्स होंगे वह कमजोर हो जाएंगे। हार्ट प्रॉब्लम तब भी हो सकता है जब ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा। तो ये जो थिकनेस और बाकी सारी चीजें वह इसको डिसाइड करती है। ठीक है, आलिंद अभी मैंने बताया, शुभम आपका उस समय ध्यान कहां था जब मैंने बोला आलिंद वह पार्ट है जहां पे ब्लड आकर कलेक्ट होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, एक काम करो एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे आते हैं। अब हमें जो अगला इसमें पार्ट जो देखना है, जो हमें इससे अगला पार्ट जो देखना है
वो है श्वसन प्रणाली का। श्वसन प्रणाली का श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग श्वसन प्रणाली की बात करें तो इसका काम क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर श्वसन क्या प्रक्रिया है। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? आप लोगों ने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं श्वसन। तो श्वसन क्या प्रक्रिया है? श्वसन क्या होता है? एनीवन? श्वसन आखिर होता क्या है? हाँ, मुझे पता था ऑक्सीजन, आप यही बोलोगे, सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसे श्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को सांस लेना ही कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया या श्वसन प्रणाली नहीं कहते, या श्वसन जो है वह सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है। श्वसन प्रक्रिया का एक हिस्सा है सांस लेना एवं सांस छोड़ना। सांस लेना या सांस छोड़ना यह श्वसन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन आखिर होता क्या है? श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम श्वास के द्वारा या सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे रक्त में पहुंचता है और रक्त के माध्यम से हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचता है। इन कोशिकाओं के पास जब यह ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो इस ऑक्सीजन की मदद से कोशिका ऊर्जा बनाने की कोशिश करते हैं या ऊर्जा बनाते हैं। और यह जो ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया है इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं या इसे हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का मतलब सांस लेना या छोड़ना नहीं होता। श्वसन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है। कोशिकाओं के द्वारा इन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा जनरेट की जाती है, ऊर्जा जनित की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह उत्सर्जित किया जाता है। और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड के माध्यम से, उसी रक्त के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फिर इसे हम सांस छोड़ते हैं। क्या सांस के माध्यम से बाहर रिलीज करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया सिर्फ सांस लेना या सांस छोड़ना नहीं है। श्वसन का मेन मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका के द्वारा। तो जब भी हम श्वसन की बात करेंगे तो इसका सबसे फंडामेंटल पार्ट क्या है कि कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा जनित करना एवं CO2 का उत्सर्जन। तो ये जो प्रक्रिया है इसे श्वसन कहते हैं। तो अगले बार अगर कोई आपसे पूछे श्वसन क्या होता है तो आप ये मत बोल देना कि सांस लेना एवं सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। श्वसन का मतलब होता है कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा जनित करना ऑक्सीजन की मदद से और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। क्या? तो सांस लेना या सांस छोड़ना यह श्वसन नहीं होता। सांस लेना सांस छोड़ना श्वसन नहीं है, यह सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया है। सांस प्रक्रिया जो है सिर्फ इतना, यह सांस प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया अलग है।
श्वसन प्रक्रिया का मतलब है जहां पे ऊर्जा कोशिका के द्वारा जनित की जाती है, जनरेट की जाती है। और इसमें ऑफ कोर्स एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सांस लेना या सांस छोड़ना। तो सांस लेना छोड़ना एक माध्यम है जिसके द्वारा श्वसन प्रक्रिया पूरी होती है। अब इस श्वसन प्रणाली में हमारे पास अनेकों अंग हैं, अनेकों ऊतक हैं जिनका अपना अपना इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इन ऊतकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ऊतक कौन से हैं। मैं आपको कुछ फिगर्स यहां पे दिखा देता हूं, उस फिगर्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखो, ये हमारा श्वसन प्रक्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे श्वसन प्रक्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से श्वसन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कल आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अगर हम नाक से श्वास ना ले, मुंह से श्वास ले तो क्या होगा। आप कहीं से भी श्वास लो, ऑक्सीजन ही जाएगा और एक ही पाइप में जाएगा। नाक और मुंह के जो पाइप हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक वो आपस में जुड़े होते हैं, उसके बाद दो हिस्सों में यह विभाजित हो जाता है। एक फूड पाइप है, एसोफेगस नाम का एक फूड पाइप है, जो भोजन नली जो है वह अलग हो जाती है और श्वास नली जो है वो अलग हो जाती है। लेकिन श्वसन नली और जो भोजन नली है वह मुंह और नाक, जब ये जो पार्ट होता है यहां पे हमें देखने को मिलता है कि यह सेम होती है, एक ही होती है। और बाद में यह दो हिस्सों में बढ़ जाती है नीचे आने के बाद। जब हमारी यह कंठ से नीचे उतरती है तब जाकर यह दो हिस्सों में अलग अलग बढ़ जाती है। बाकी जो नाक और मुंह का जो लिंक है वो सेम है, नाक और मुंह का जो लिंक है वो सेम है। कंठ के बाद जो हमारा जो कंठ है उससे नीचे जाने पर यह दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है। फूड जो है, जो भोजन है वह भोजन नली में चला जाता है और जो ऑक्सीजन है या जो गैस है वह चला जाता है हमारा श्वास नली में। तो ये दोनों एक अलग अलग नली बाद में बनती है कंठ के बाद। ठीक है, तो इस चीज को आप यहां याद रखना। ठीक है, कि ये हमारा एक पार्ट है जिसको हम ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास फेफड़ा है, ये डायफ्राम है, पसलियां है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनका रोल क्या क्या होता है। ठीक है, इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे बट कल के सेशन में। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब रिलीज होता है, निकलना। ठीक है, हाँ, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के पास से ही यह अलग अलग हो जाता है। एपिग्लोटिस के पास से ही अलग हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए सर 78% नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते। आपको किसने बोला कि हम नाइट्रोजन नहीं लेते हैं? नाइट्रोजन ऑफ कोर्स जाता है। देखो, एक चीज आप याद रखना, जब भी हम श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, बाकी गैसेस भी जाती हैं। लेकिन जनरली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, बाकी को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। जब हम श्वास छोड़ते हैं, जब हम श्वास छोड़ते भी हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक होती है। एक चीज को आप याद रखना, यहां पे जब हम श्वास छोड़ते भी हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह पहले की तुलना में अधिक होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, बहुत कम होती है, बट जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले सेशन में और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। टूथ फॉर्मूला, आप बच्चे थोड़े ना कि आप टूथ फॉर्मूला पढ़ोगे कि 4 इंसीजर 4 क्या होते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू एंड फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।